नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की क्लास में, आज दिवाली के बाद में, आज हमने काफ़ी दिनों में क्लासेस ली है, 4-5 दिन हो गए। और आज की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शैक्षिक परिदृश्य की जो हमारी क्लासेस चल रही है, एजुकेशनल सीनियरियो की क्लासेस जो चल रही हैं, उसी में हम आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही रहेगा, राष्ट्रीय NEP 2020। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी। देखो, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब का अनुमोदित की गई थी, तो 29 जुलाई 2020 को ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, देखो राष्ट्रीय है तो हम राष्ट्रीय पढ़ रहे हैं ना, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये क्या की गई थी, अनुमोदित की गई। लक्ष्य देखते हैं इसके, तो भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना। इसका लक्ष्य क्या है, भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना। नई शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो नई शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभ हैं: एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस यानी कि सब तक पहुंच, शिक्षा की सब तक पहुंच होनी चाहिए, यानी कि सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इक्विटी यानी कि भागीदारी हो। इक्विटी दिस मीन्स कि शिक्षा की सभी के लोगों के लिए क्या हो, भागीदारी हो, शिक्षा में सभी तक पहुंच हो, सभी की भागीदारी हो, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह पाए। क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करती है NEP। इसके अलावा अफोर्डेबिलिटी यानी कि किफ़ायती हो, अफोर्डेबल हो, ऐसा ना हो बहुत महंगी हो बहुत चीज़, अफोर्डेबल हो, सभी लोगों के लिए प्राप्त हो सके। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही हो, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी दिस मीन्स जवाबदेही हो, ऐसा ना हो कि एजुकेशन लिए जा रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, तो जवाबदेही होनी चाहिए NEP के अकॉर्डिंग शिक्षा, ठीक है। NEP 2020 की मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बात करें तो सिद्धांत यही कहते हैं कि अच्छे इंसानों का विकास करना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अच्छे इंसानों का विकास करना, जो तर्कसंगत विचार, कैसे विचार, तर्कसंगत विचार कार्य करने में सक्षम। देखो, तर्कसंगत विचार, कौन से विचार, तर्कसंगत विचार, क्योंकि शिक्षा करेंगे तभी तर्क की जो माइंड है वो डेवलप होगा, माइंड डेवलप होगा, दिस मीन्स तर्क संगत विचार कर सकेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो कार्य करने में सक्षम, जिसमें करुणा और सहानुभूति भी हो, भाव जो है करुणा और सहानुभूति वो भी हो, साहस भी हो, लचीलापन भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, वैज्ञानिक चिंतन हो, ठीक है, अंधविश्वास वगैरह से दूरी हो, वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा। उसके बाद रचनात्मक कल्पना शक्ति, रचनात्मक कैसी कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य भी हों, समावेशी व बहुलतावादी जो समाज है उसमें के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान दे, ऐसे इंसानों का डेवलपमेंट करना, उसका उद्देश्य है क्या, NEP। कक्षा 3 तक के सभी या FLN पर जोर दिया। इसमें क्या है, कक्षा 3 तक के सभी जो FLN चलाया जा रहा है, FLN प्रोग्राम कक्षा 3 तक के बालकों के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, FLN दिस मीन्स बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, ठीक है, तो इस पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई की जगह अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जा रहा है। किस पे, रटंत प्रणाली की व केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई, इसको बिल्कुल पूरी तरह से इस पर क्या है कि बजाय अवधारणात्मक समझ पर बल दिया जा रहा है। कैसी समझ होनी चाहिए, अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए, अवधारणा को समझना चाहिए। रटंत पद्धति नहीं होनी चाहिए, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं होनी है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान व विकास हेतु प्रयास करना, इसके क्या है, मूलभूत सिद्धांत है। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, प्रत्येक जो बच्चे में विशिष्ट जो क्षमताएं होती हैं उनकी स्वीकृति करे और उनकी पहचान करे और उनका विकास करे, ठीक है, ये NEP कहती है। बहुभाषिकता, भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना, बहुभाषिकता को ये बढ़ावा देती है। किसको, बहुभाषिकता को ये बढ़ावा देती है। जीवन कौशल यानी कि आपसी संवाद, सहयोग, जो सोसाइटी में भी तो रहना है, तो जीवन कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर ये क्या देती है, बल देती है, ठीक है, NEP
सीखने इसके अलावा और क्या क्या है, सीखने के लिए सीसी सतत मूल्यांकन पर जोर देती है, सतत मूल्यांकन सीसीई पर जोर देती है। विविधता व स्थानीय परिवेश से जोड़कर शिक्षा, देखो ये इसमें क्या है, विविधता और जो स्थानीय परिवेश है, बालक का जो स्थानीय परिवेश है उससे जोड़ करके शिक्षा दी जाएगी। ये एनईपी 2020 कहती है। शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता व संसाधन कुशलता हेतु प्रभावी नियामक ढांचा होना चाहिए। शैक्षिक प्रणाली की कार्यकुशलता के लिए उसकी अखंडता, पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। और इसके अलावा संसाधन कुशलता हेतु नियामक क्या होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए, किसका, शिक्षा का, शैक्षिक प्रणाली का। अब बात करते हैं नीति का विजन क्या है। भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, ये नीति का विजन है, भारतीय मूल्यों से विकसित होनी चाहिए। देखो भारतीय जो मूल्य हैं उनसे विकसित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। एनईपी 2020 का अध्याय विभाजन अगर हम देखें तो देखो, अब तो बात कर ली कि इसके सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए, इसका विजन कैसा है, भारतीय संस्कृति से संबंधित है। इसके अलावा एनईपी 2020 का अध्याय विभाजन देखें तो इसमें कितने हैं, 4 भाग हैं। 4 भाग में से देखो, पहला भाग है स्कूल शिक्षा, अध्याय 1 to 8। इसमें अध्याय कितने हैं, अध्याय तो 27 हैं और भाग हैं इसमें 4। देखो भाग 1 में स्कूल शिक्षा दे रखी है जिसमें अध्याय 1 to 8 दे रखा है। इसके अलावा भाग 2 है उच्चतर शिक्षा जिसमें अध्याय 9 से 19 तक, 9 से 19 तक दे रखा है उच्चतर शिक्षा। भाग 3 में दे रखे हैं अन्य केंद्रीय मुद्दे जो हैं, अध्याय 2 से अध्याय 20 से 24 दे रखे हैं अन्य केंद्रीय मुद्दे, अध्याय 20 से 24। भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति यानी कि अध्याय 25-27 में दे रखे हैं, क्रियान्वयन की रणनीति अध्याय 25 से 27 में दे रखे हैं। लास्ट जो है वो है क्रियान्वयन की रणनीति। तो पहला जो भाग है वो है स्कूल शिक्षा, और ये जो पहला भाग है वही अध्याय 1 to 8 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, कितने जहाँ भी एनईपी का जिक्र है वहाँ स्कूल शिक्षा तो इम्पॉर्टेंट ही है क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। प्रमुख विशेषताएं, वर्तमान 10+2 स्कूली व्यवस्था को, देखो विशेषताएं क्या हैं इसमें, जो वर्तमान में 10+2 स्कूली व्यवस्था चल रही है, 10th प्लस 12th, 10+2 हो गया, 10+2 स्कूली व्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है उसको 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, कौन से वर्ष, 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए उसको क्या कर देना, 5+3+3+4 की नई अवस्था में क्या कर देना, पुनर्गठित कर दिया है। 10+2 को किस में कन्वर्ट किया है, 10+2 को अभी जो वर्तमान में 10+2 चल रही है उसको गठित किया है 5+3+3+4। 5+3 34, ठीक है, 53-34 याद रख लेना, 53-34 या फिर 53-34। देखो इधर 5 है इधर 4 है बीच में 3 है, यानी कि 5-3-3+4। ठीक है, अब इसकी मुख्य विशेषताएं देख ली। 5+3 ये सूत्र है इसका, एनईपी 2020 का अभी तक चल रही थी 10+2, अभी चलेगी 5+3+3+4। अब देखो ये क्या है, 5+3+3+4 वाला जो सूत्र है वो क्या है, देखते हैं इसको। सबसे पहले 5 साल की होगी फाउंडेशन स्टेज, ये जो 5 जो है ये है क्या है, फाउंडेशन स्टेज है, 5 वर्ष की होगी। 5 से 8 वर्ष का बालक पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा पढ़ेगा आंगनवाड़ी बाल वाटिका में। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 2 तक का बालक 2 साल इसमें कक्षा 2 तक पढ़ेगा, पूर्व प्राथमिक से फिर कक्षा 2 तक। ठीक है, तो पूर्व प्राथमिक से कक्षा 2 तक की जो शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 2 तक की जो शिक्षा है वो कक्षा 2 तक की, यानी कि 3+2 हो गया इसमें। ठीक है, 5 वर्ष कैसे हो गए, 3 साल तो क्या हो गया पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद 2 कक्षा कौन सी, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 2 तक। तो इसका मतलब ये है कि 5 वर्ष की जो शिक्षा है वो फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी। और शिक्षण गतिविधियों आधारित, इसमें जो शिक्षण होगा वो कैसा होगा, गतिविधि आधारित होगा। फाउंडेशन जो स्टेज है उसमें शिक्षण कैसे कराया जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाएगा, गतिविधि आधारित, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 2 तक। अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेज आती है प्रिपरेटरी स्टेज, ये होगी 3 साल की, ये होगी 5 फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि 3 साल की, 3 इयर्स की होगी, 3 से 5
कक्षा 3 से 5, 3, 4, 5 यानी कक्षा 3 से 5, 8 से 11 वर्ष का जो बालक होगा उसके लिए होगी प्रिपरेटरी स्टेज। शिक्षण प्रयोगों के ज़रिए होगा, इसमें प्रयोगों के ज़रिए, क्योंकि 8 से 11 वर्ष का बालक है तो 3 से 5 तक की जो शिक्षा होगी उसमें शिक्षण कैसे होगा, उसमें पढ़ाया कैसे जाएगा, प्रयोगों के ज़रिए पढ़ाया जाएगा 3 से 5 कक्षा तक। विज्ञान कला गणित पढ़ाई जाएगी, इसमें विज्ञान कला गणित ये शिक्षाएं ये जो है सब्जेक्ट्स वो पढ़ाए जाएंगे 3 से 5 तक। उसके बाद है मिडिल स्टेज, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक मिडिल जो स्टेज है, यानी कि 5+3+3 3 साल की जो है वो है मिडिल स्टेज, यानी कि 11 से 14 आयु वर्ष का जो बालक है उसके लिए दी जाएगी मिडिल स्टेज, यानी कि 6 से 8 वर्ष तक का जो बालक है इसमें शिक्षण करवाया जाएगा। 6 से 8 यानी कि 11 से 14 वर्ष का जो बालक है उसको विषय आधारित पाठ्यक्रम, कैसा विषय आधारित पाठ्यक्रम, यानी कि कौन सा विषय उसने लिया है, ठीक है, 6th क्लास से विषय ले सकेगा बालक, और उसमें कौन सा विषय लिया है तो विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा। और कक्षा 6 से कौशल विकास कोर्सेज शुरू होंगे, कक्षा 6 से ही क्या होंगे, कौशल विकास जो कोर्सेज हैं वो भी शुरू हो जाएंगे मिडिल स्टेज से ही, कक्षा 6 से ही, 6 से 8 तक की ये शिक्षा होगी। ये हो गई मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज के बाद आती है लास्ट 4 ईयर्स की, यानी कि 5+3+3 पढ़ लिया, अब है लास्ट 4। लास्ट जो 4 है वो उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें कक्षा 9 से 12 है, यानी कि 14 से 18 वर्ष का जो बालक है उसके लिए है। कक्षा 9 से 12 सेकेंडरी स्टेज होगी। और शिक्षण शास्त्र देखो 2 चरण में पढ़ाई की जाएगी इसमें। एक तो विषय का गहन अध्ययन करवाया जाएगा, जिस बालक ने चुनिंदा विषय लिए उस विषय का सब्जेक्ट तो उसने चूज़ कर ली किसमें, 6th क्लास में, लेकिन विषय का गहन अध्ययन करवाया जाएगा चुनिंदा विषयों का, ठीक है। इसमें मैथ्स प्लस इसमें क्या होगा कि इच्छानुसार विषय चुनने की आज़ादी है, यानी कि वो बालक क्या होगा, इच्छानुसार के अनुसार विषय का चुनाव कर सकता है, यानी कि मैथ्स के साथ फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह भी ले सकता है। इस तरह की शिक्षा होगी। इसके अलावा हम जहाँ तक संभव हो कक्षा 5 तक शिक्षा का जो माध्यम होगा वो स्थानीय, क्षेत्रीय या मातृभाषा में होगा। कक्षा 5 तक जो शिक्षा का माध्यम होगा वो स्थानीय, क्षेत्रीय या मातृभाषा में होगा, और आगे भी इसको 8th क्लास तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने इसका जो सूत्र था, सूत्र कैसे दिया है 5+3+3+4, उसके बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं इसके भाग 1 के बारे में। भाग 1 जो है संबंधित है स्कूल शिक्षा से, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा, सीखने की नींव। भाग 1 में इसमें दिया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा, यानी कि सीखने की नींव, ठीक है। सतत गतिविधियों पर आधारित हो, शिक्षण कैसा हो, यहाँ पे समग्र गतिविधियों पर आधारित हो, समग्र जो गतिविधियाँ हैं उस पर आधारित हो, जैसे खेलकूद, मूल्य, संगीत, कला, यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षण हो, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा, यानी कि सीखने की जो नींव है भाग 1 में दे रखा है। भाग 1 में इस पे ECCE पर जोर दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE पर को मजबूत बनाना है। इसके लिए कैसे क्या काम किए जाते हैं, तो इसके लिए किए जा रहे हैं, जैसे कि शिक्षकों के कैडर हेतु शुरू में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों को 6 माह का प्रमाण पत्र या प्रशिक्षण देना। देखो इसके लिए क्या काम किए जाएंगे, शिक्षकों के कैडर के लिए शुरू में आंगनवाड़ी या कार्यकर्ता या शिक्षकों को, जो आंगनवाड़ी या कार्यकर्ता है या शिक्षकों को, इन बच्चों के लिए इसके तहत क्या 6 माह का प्रमाण पत्र या प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण देना किसको, जो पढ़ाएंगे, जो शिक्षक हैं, जो आंगनवाड़ी हैं उनके लिए। इसके अलावा ECCE पाठ्यक्रम व शिक्षण विधि की जिम्मेदारी किसकी होगी। ECC का जो पाठ्यक्रम है, ECCE का पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा मंत्रालय की होगी। किसकी होगी, शिक्षा मंत्रालय की होगी, ठीक है। इसके अलावा ECC का क्रियान्वयन, ये ECC का क्रियान्वयन कौन करेगा, देखो शिक्षा मंत्रालय करेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेगा, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, कौन सा, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से, जनजातीय कार्य क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से। तो ये जो संस्थाएं हैं वो ECC का क्रियान्वयन संयुक्त रूप में करेंगी।
महिला एवं बाल विकास, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 3 तो यही हो गए। उसके बाद जनजातीय कार्य क्षेत्र संयुक्त रूप के द्वारा इसका ईसीसी का क्रियान्वयन किया जाएगा। दूसरा ये जोर देता है एफएलएन पर, यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना। पहला ईसीसी पर जोर देता है, दूसरा देता है एफएलएन पर। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो 30:1 से कम व विशेष वंचित क्षेत्र में 25:1 से कम हो। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय में जो शिक्षक छात्र अनुपात है, अभी तक तो क्या है 40:1 तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी क्या है 30:1 से ही कम रखा जाएगा। और विशेष वंचित क्षेत्र है उसमें 25:1 से ही कम होना चाहिए। इससे तो अधिक होना ही, इससे अधिक तो होना ही नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को 3 माह का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। किसके? एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा। एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों मिलकर के कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है, तो 3 महीने के लिए प्ले आधारित स्कूल की तैयारी भी इसमें इसका जो मॉड्यूल है वो बनाया जाएगा। 3 माह का प्ले आधारित स्कूल। ठीक है, ये बात कही गई है इसमें। बाल साहित्य और पुस्तकों की उपलब्धता तथा गाँव में लाइब्रेरी की स्थापना होगी। गाँव में क्या होगी? लाइब्रेरी की स्थापना होगी। बाल साहित्य और पुस्तकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाएगा। ठीक है, इसके अलावा ड्रॉप आउट में कमी व शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच। देखो, ड्रॉप आउट में कमी और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। ड्रॉप आउट में कमी लाई जाएगी। देखो, ड्रॉप आउट में प्रयास किए जाएंगे कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उसमें शिक्षा में कमी हो, उसके लिए प्रयासरत है भी सरकार। ठीक है, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, समग्र एकीकृत आनंददायी व रुचिकर अधिगम होना चाहिए। जिसके लिए कैसा? समग्र एकीकृत आनंददायी व रुचिकर अधिगम होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र है इसमें, 2 भारतीय भाषा होंगी और 1 प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। 2 भारतीय भाषा चूज करेंगे। त्रिभाषा सूत्र पर इन्होंने त्रिभाषा सूत्र पर ये फोकस करते हैं। इसके अलावा योगात्मक जो ऐसे यानी कि समेटिव असेसमेंट जो है, योगात्मक की जगह रचनात्मक आकलन पर जोर दिया है। इसमें योगात्मक आकलन की जगह क्या? रचनात्मक आकलन यानी कि एफए पर जोर दिया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर दिया है। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को क्या बनाया जाएगा? आसान बनाया जाएगा। राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की प्रगति का 360 बहुआयामी कार्ड तैयार होगा। क्या होगा? 360 बहुआयामी कार्ड। ये विद्यार्थियों की प्रगति का 360 बहुआयामी कार्ड तैयार होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में। राष्ट्रीय आकलन केंद्र के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी कि परख का प्रस्ताव रखा जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है परख का प्रस्ताव किस में रखा गया है? तो ये रखा जाएगा किसमें? एनईपी 2020 में। 3 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों पर कार्य होंगे: व्यापक मूल्यांकन, स्कूल आधारित मूल्यांकन और परीक्षा सुधार। देखो, 3 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों पर कार्य होंगे। एक तो होगा व्यापक मूल्यांकन यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही शामिल होंगे व्यापक मूल्यांकन पे। उसके बाद स्कूल आधारित मूल्यांकन होगा। इसके अलावा परीक्षा सुधार भी आकलन किया जाएगा, मूल्यांकन। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में टैट एनटीए के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें टैट या एनटीए के जो अंक हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों हेतु विशिष्ट शिक्षकों का प्रावधान किया जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं उनको विशिष्ट शिक्षकों का प्रावधान किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक प्रोवाइड किए जाएंगे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की जाएगी। 2030 तक जो भी एकीकृत बीएड चल रही है वो कब तक? 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की जाएगी। ठीक है, एनसीएफ 2021 तैयार किया जाएगा। एनसीएफ 2021 है वो भी तैयार किया जाएगा। एनसीएफ 2005 हम पढ़ते हैं, 2021 भी आएगा, वो भी तैयार किया जाएगा एनसीएफ 2021। इसके अलावा समतामूलक समावेशी शिक्षा के बारे में बात करती हैं। ये समतामूलक समावेशी शिक्षा यानी कि ट्रांसजेंडर की बात की गई है। ट्रांसजेंडर हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा।
देखो जेंडर समावेशी नीति, अब तक जेंडरों के बारे में, ट्रांसजेंडरों के बारे में कोई बात नहीं करता था, इसमें उसका भी जिक्र किया गया है। शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। जो शैक्षिक पिछड़े क्षेत्र हैं उनको विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से कुशल संसाधन व प्रभावी गवर्नेंस होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से कुशल संसाधन व प्रभावी गवर्नेंस होगा। कैसे होगा? स्कूल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? 2025 तक, कब तक? 2025 तक। देखो 2025 तक स्कूलों का समूह बनाना जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा तथा 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में, कितना? 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले समस्त आंगनवाड़ी और निचले ग्रेड वाले जो विद्यालय होंगे वो उसमें क्या सम्मिलित होंगे। उद्देश्य क्या है? प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, प्रशासन, नवाचार। प्रभावी कामकाज, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, नेतृत्व और प्रशासन, नवाचार की दिए जाएंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स का मतलब है जैसे एक माध्यमिक विद्यालय है और दूसरे विद्यालय में मान के चलो किसी चीज़ की कमी है, जैसे वहाँ पे पीटीआई टीचर नहीं है, तो ये पीटीआई टीचर क्या है, दूसरे जो 5 से 10 किलोमीटर की दायरा है उसमें भी ये एक वीक में 1-2 बार ड्यूटी वहाँ भी लगाई जाएगी। इससे क्या है कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, प्रभावी कामकाज वहाँ पे भी चलेगा। तो ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो एनईपी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय भाषाओं के भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और संख्या संस्थान IITI, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान IITI स्थापित की जाएगी। क्या की जाएगी? स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो एनईपी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण की बात की गई है। इसमें भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान की स्थापित की जाएगी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं भाग 2 के बारे में। भाग 2 है उच्चतर शिक्षा। भाग 1 के बारे में हमने FLN की बात की है, ECCE की बात की है और भी बहुत सारी चीज़ें बात की हैं। जो सूत्र पढ़ा है वो भी हमने बात कर ली थी पहले। अब बात कर लेते हैं भाग 2 में उच्चतर शिक्षा के बारे में। बात करता है भाग 2 उच्चतर शिक्षा में 2030 तक प्रत्येक जिले में एक बहुविषय संस्थान होगा। एक बहुविषय यानी कि जिसमें सभी विषय का एक जिले में, प्रत्येक जिले में बोला है 2030 तक प्रत्येक जिले में एक बहुविषय संस्थान होगा। कॉलेजों की ग्रेडिंग के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। कॉलेजों की ग्रेडिंग भी होगी इसमें, उसके लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। 3 से 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। यानी 3 से 4 वर्ष के जो स्नातक कार्यक्रम है, जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन 3 से 4 वर्ष की होती है, तो उसमें छात्र कई स्तरों पर कार्यक्रम को क्या करेंगे? छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप उनको डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जब वो छोड़ेंगे ना तो उसके अनुसार, जैसे कि 1 वर्ष बाद सर्टिफिकेट मिलता है, 2 वर्ष बाद एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, इसके बाद 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। इस तरह से एमफिल कार्यक्रम को समाप्त किया गया है। यहाँ पे एमफिल कार्यक्रम को समाप्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश में IIT और IIM के समकक्ष, IIT और IIM जो चल रहे हैं उनके ही जैसे बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। बहुविषयक शिक्षा यानी कि कला वगैरह के भी इस तरह के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना होगी। ठीक है, उच्चतर शिक्षा भाग 2 में। अब भाग 3 के बारे में बात करते हैं, अन्य विचारणीय मुद्दे। देखो अन्य विचारणीय जो मुद्दे में व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है। द्विभाषा में विधिक शिक्षा यानी कि अंग्रेजी व राज्य की भाषा, द्विभाषा के बारे में विधिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि अंग्रेजी और राज्य की जो भाषा है वो होगी। और कृषि शिक्षा व विषयों का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा में जन सहभागिता पर जोर दिया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा में जन सहभागिता पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, जो युवा शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है, उसमें जन सहभागिता पर जोर दिया जाएगा यहाँ पे अन्य विचारणीय मुद्दों में। इसके बाद कला व संस्कृति का संवर्धन किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, कौन सा भारत? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। और संस्कृत शिक्षा को मुख्य शिक्षा धारा में सम्मिलित किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो जो संस्कृत शिक्षा है जो हमारी पिछड़ गई है, संस्कृत शिक्षा को मुख्य शिक्षा धारा में सम्मिलित किया जाएगा।
ये भी NEP 2020 कहता है। प्रौद्योगिकी यानी कि AI का प्रयोग होगा, डिजिटल शिक्षा का प्रयोग होगा, वर्चुअल लैब्स बनेंगे, ऑनलाइन मूल्यांकन होगा, परीक्षाएं होंगी, यानी कि जो प्रौद्योगिकी में ये जो डिजिटल वाला सिस्टम है AI का प्रयोग होगा। ठीक है। अध्याय 4 में क्रियान्वयन की रणनीति दी गई है, यानी कि शिक्षा में निवेश GDP का कितना होगा, 6% तक करना होगा। शिक्षा में जो निवेश होगा उसकी जो मात्रा है वो भी क्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है। जो शिक्षा में निवेश है GDP का 6% तक करना, सरकारी धन के व्यय की उचित व पारदर्शी व्यवस्था होगी, सरकारी धन की उचित व पारदर्शी व्यवस्था होगी। क्रियान्वयन की रणनीति इसमें बोली गई है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है, GDP का 6% तक करना होगा शिक्षा में निवेश। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।